नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 21 जनवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर हम उनकी समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा के आधार पर जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे वो भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय प्रमुख रूप से क्या हैं उनको देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है आईएएस कैडर नियमों में संशोधन। दूसरा, क्या सरकार को अपनी जेब ढीली करनी चाहिए। प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसमें सरकार किस तरह से निर्णय ले। और आप ध्यान रखें, भारत में जल्द आम बजट भी प्रस्तुत होने वाला है, तो इसके प्रकाश में सरकार की नीतियां किस रूप में होंगी यह प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा किया गया है। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का सवाल। स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, इसी संबंध में आलेख में चर्चा है। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से भारत में रॉ के संस्थापक आर.एन. काओ के द्वारा जिस तरह से भारत में गुप्तचर संस्था के रूप में रा को स्थापित किया गया और उसके लिए कार्य करने की जो स्थितियां निर्धारित की गई हैं उसके संबंध में चर्चा है। अंतिम रूप में हम देखेंगे कोविड-19 से भारत में जो भी मृत्यु हुई हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुआवजे देने के लिए जो स्थितियां हैं और मुआवजे की वर्तमान स्थितियां क्या हैं उसके संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। और अंत में अपनी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, ड्रॉप द आईएएस कैडर रूल्स अमेंडमेंट्स। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा आईएएस कैडर के संबंध में जो भी एक संशोधन किया जा रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि इस संशोधन को वापस लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये संशोधन है ये केंद्र और राज्य के बीच में जो एक सहकारी संघवाद की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। और इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर में शासन व्यवस्था से इसे आप जोड़ सकते हैं। आलेख में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में चर्चा की गई है। इन अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमुख रूप से जब हम भर्ती और नियुक्ति की बात करते हैं तो यह काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और विभिन्न राज्यों को इस सेवा से संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो आवंटित किए जाते हैं और इनके द्वारा राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। आप ध्यान रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जो प्रमुख रूप से स्थापित की गई, उद्देश्य प्रमुख रूप से यह था कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है उसमें एक एकीकृत और एक संपूर्णता बनी रहे। शीर्ष स्तर पर जो भी एक तरह से निर्णय लिए जाते हैं और निचले स्तर पर जो भी इनका क्रियान्वयन किया जाता है उन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में अखिल भारतीय सेवाएं प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। इसीलिए किसी भी नीतिगत फैसले को अगर हम जमीनी स्तर पर लागू करना चाहते हैं, लोगों को उसका लाभ देना चाहते हैं, तो एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं वह प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। वर्तमान जिस संशोधन की बात चल रही है, अगर हम उसके पहले देखें तो सामान्यतः भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर एक स्वस्थ परंपरा का पालन किया गया है। केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिसको केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है, उसके साथ में एक परामर्श की प्रक्रिया के आधार पर जो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उनको एक तरह से तैयार किया जाता था। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा के जो भी अधिकारी हैं प्रमुख रूप से वो अगर राज्य के स्तर पर जो काम कर रहे हैं और केंद्र में एक तरह से प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी भी एक तरह से जो स्वीकारोक्ति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। केंद्र और राज्य की एक तरह से जो परामर्श है वो तो होता ही था, अधिकारी का भी परामर्श एक तरह से महत्वपूर्ण था और इस रूप में जो परंपरा पालन की जा रही थी उसको एक स्वस्थ परंपरा माना गया, क्योंकि इसमें अधिकारी को भी निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया गया और किसी भी अधिकारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता था। यानी राज्य से केंद्र के कैडर में वापस जाने की जो प्रक्रिया है उसमें अधिकारी का जो मत है वो भी काफी महत्वपूर्ण था। प्रत्येक वर्ष अगर हम राज्यों में देखें तो उन अधिकारियों की एक प्रस्ताव सूची तैयार की जाती है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए जो विकल्प है उसका चुनाव करते थे। ऐसे अधिकारियों की एक सूची जारी की जाती है और यहाँ पर केंद्र राज्य के प्रस्ताव वाले जो अधिकारी हैं उनमें से अधिकारियों का चयन करता था अपने यहाँ यानी केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए। आप ध्यान रखें, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य कैडर से केंद्र के कैडर में जिन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए मांगा जाता था, राज्य जल्द से जल्द उनको कार्यमुक्त करते थे।
इस रूप में एक स्वस्थ परंपरा का पालन किया जाता था, जहां पर केंद्र, राज्य और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनके बीच में एक सामंजस्य की स्थिति रहती थी। इस स्वस्थ परंपरा को अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से राजनीतिक कारणों से कभी कभी तोड़ा गया है और इसी कारण से समस्याएं उभरी हैं। प्रमुख रूप से जो राजनीतिक दखल है उसने कहीं ना कहीं अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति को लेकर समस्याओं को बढ़ाया है। अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो जुलाई 2001 में केंद्र ने एक तरफा रूप से तमिलनाडु कैडर के 3 जो आईपीएस अधिकारी हैं उनकी सेवाओं को अपने पास रखा, यानी केंद्र में उनको कैडर में वापस बुलाया गया और इसमें एक तरह से राज्य की मंजूरी या राज्य से एक तरह से जो सलाह मशवरा है वो नहीं किया गया। एक और उदाहरण अगर हम देखें तो दिसंबर 2020 में केंद्र ने पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों के संबंध में इसी तरह का कार्य किया जैसा जुलाई 2001 में तमिलनाडु कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों के साथ हो चुका है। और सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर हम केस देखें तो मई 2021 में केंद्र ने एक तरफा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की सेवाएं उनके अंतिम दिन से यानी उनकी सेवा समाप्त होने से ठीक पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश उनके लिए जारी किए। तो ये एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों की एक गिरावट है उसको दर्शाता है। और ध्यान रखें जितने भी हम मामलों की चर्चा कर रहे हैं 2001 में, 2020 में, 2021 में, सभी मामलों में राज्य ने अधिकारियों को कार्य मुक्त करने से इनकार कर दिया। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में जो सामंजस्य है उसकी कमी को दर्शाता है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से 4 संशोधन प्रस्तावित हैं और यह संशोधन आईएएस संवर्ग नियम 1954 के नियम संख्या 6(1) के लिए किया गया है और 25 जनवरी 2022 से पहले राज्य सरकारों से इस संशोधन के संबंध में जो विचार हैं वो मांगे गए हैं। आप ध्यान रखें जब हम नियम संख्या 6(1) की बात करते हैं तो यह केंद्र सरकार में जो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उनको प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर भेजने के संबंध में है। वर्तमान नियम 6(1) यह कहता है कि एक संवर्ग अधिकारी को केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य या कोई पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई है उसमें प्रतिनियुक्ति के लिए भेजा जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई असहमति की स्थिति बनती है तो अंतिम रूप में केंद्र सरकार के द्वारा मामला तय किया जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में यानी राज्य सरकार में जो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी काम कर रहे हैं उनको केंद्रीय कैडर में डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति पर वापस लाने के लिए जो संशोधन के नियम लाए गए हैं उसमें एक पहला नियम यह कहता है कि राज्य सरकार के लिए प्रत्येक वर्ष केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एक निश्चित संख्या में आईएएस अधिकारियों को प्रदान करना अनिवार्य है। यानी अनिवार्य रूप में राज्यों को एक निश्चित संख्या में जो आईएएस अधिकारी हैं वो राज्य कैडर से केंद्रीय कैडर में काम करने के लिए भेजने होंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखें जब भी इस तरह की अनिवार्यता बना दी जाती है इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए किसी भी आईएएस अधिकारी को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो वो उसको एक तरह से मजबूर करने की स्थिति होगी। कारण यहाँ पर आपने संख्या निश्चित कर दिया है। यानी मान लीजिए किसी भी वर्ष में राज्य सरकार ऐसे कोई भी अधिकारी को नहीं पा रही है जो केंद्रीय कैडर में वापस जाना चाहता है, उसके बाद भी नया नियम यह कहता है कि राज्यों को कुछ आईएएस अधिकारी केंद्र के कैडर में वापस भेजने ही होंगे। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो अधिकारी स्वयं को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं बना रहे हैं उनमें से कुछ अधिकारियों को राज्य के कैडर से केंद्रीय कैडर में भेजना पड़ेगा और इससे आईएएस अधिकारियों के स्तर पर एक असंतोष की स्थिति बन सकती है। केंद्रीय स्तर पर अगर आईएएस अधिकारियों की कमी अनुभव की जा रही है तो सरकार को इस समस्या का हल निकालना चाहिए। प्रमुख रूप से हल करने की प्रक्रिया ये है कि आईएएस अधिकारियों से जो भी जूनियर या कनिष्ठ स्तर पर जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वहां पर एक तरह से काम करने की स्थितियां अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ जब वरिष्ठ स्तर की हम बात करते हैं तो वहां पर जो भी नियुक्ति की जा रही है पदों पर वह अपारदर्शी है और मनमानी एक प्रणाली में किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सभी स्तर पर कार्यकाल की जो सुरक्षा है वो आईएएस अधिकारियों को नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां अगर केंद्र के कैडर में उपस्थित हैं तो केंद्र सरकार को उसका हल करना चाहिए। अगर इन समस्याओं का हल किया जाए तो आईएएस अधिकारियों की एक जो कमी अनुभव की जा रही है केंद्रीय कैडर में वह समाप्त हो जाएगी। तब सरकार को इस तरह के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय पदों पर पार्श्व प्रवेश यानी लेटरल एंट्री के माध्यम से यानी सीधे साक्षात्कार के माध्यम से उच्च पदों पर कुछ नियुक्तियां की जा रही हैं। तो
तो ये भी एक तरह से अधिकारियों की संख्या वहां पर बढ़ रही है अगर हम केंद्रीय कैडर की बात करें। इसी के साथ साथ अलग अलग प्रकार की जो केंद्रीय सेवाएं हैं भारत सरकार की, उनमें जो राज्य में अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी केंद्र सरकार डेपुटेशन पर अपने केंद्रीय कैडर में ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और साथ साथ जो हमने ऊपर चर्चा करी कि पार्श्व प्रवेश, लेटरल एंट्री के माध्यम से भी नियुक्तियां की जा रही हैं। तो अधिकारियों की ये जो कमी है ये एक तरह से नहीं होगी। इसीलिए सरकार को ये जो संशोधन की प्रक्रिया है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऐसे आईएएस अधिकारी जो केंद्रीय कैडर में जाने के इच्छुक नहीं है उनको एक तरह से मजबूरी में इस कैडर में वापस जाना पड़ेगा, और यह अधिकारियों के कार्य करने की जो क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाएगा। सरकार की तरफ से जो संशोधन प्रस्तावित है उनका अगर हम प्रभाव देखें तो प्रभाव के रूप में आप देखें तो यह दीर्घकालिक रूप में हानि पहुंचाएगी भारत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को। प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें कि जब आईएएस अधिकारियों को तैनात करने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर राज्य की स्थिति को कमजोर किया जाएगा तो ध्यान रखें कि राज्यों के जो अधिकार हैं उसका एक बड़ा उल्लंघन होगा, क्योंकि अंतिम रूप में ये सभी स्वीकार करते हैं जब भी हम नीतियों के क्रियान्वयन की बात करते हैं अंतिम रूप में राज्य की जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई योजना बनाई गई है और राज्य के स्तर पर वो लागू सही से नहीं होती है तो वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं होगी, और राज्य स्तर पर सही से लागू करने के लिए राज्य कैडर में जो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं वह प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इस रूप में हमें राज्य की जो स्थितियां हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो आईएएस अधिकारियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, और ये उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने की दिशा में उनके जो प्रयास हैं उसको भी कमजोर करेगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित है उससे इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि केंद्र सरकार जो भी आईएएस अधिकारी राज्य के कैडर में काम कर रहे हैं उन पर एक तरह से अपने अधिकार को मजबूत कर रहा है या उसको मजबूती से दिखाने का सरकार प्रयास कर रही है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो आईएएस अधिकारी किस तरफ ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, राज्य के लिए या केंद्र के लिए, उस पर कहीं ना कहीं संदेह प्रारंभ होगा, और अगर ऐसा संदेह होता है तो ये आईएएस अधिकारियों के कार्य करने की क्षमता पर ही सवाल उठाएगा। यदि ऐसे संशोधन लागू होते हैं तो राज्य में आईएएस कैडर के जो पद हैं या आईएएस अधिकारियों की जो वार्षिक भर्ती की जाती है उसमें कमी हो सकती है, और राज्य के द्वारा अपने अधिक से अधिक पदों को संभालने के लिए राज्य सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनको प्राथमिकता देना प्रारंभ किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो केंद्र और राज्य के बीच में ये जो सामंजस्य बना हुआ है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के माध्यम से, यह लगभग टूट जाएगा। केंद्र के कैडर में आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर ये जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इससे अगर हम दीर्घकालिक रूप में देखें तो आईएएस के संबंध में जो उसकी शक्ति है, जिस रूप में सरकार की नीतियों को लागू करने में और देश के आर्थिक विकास में और सामाजिक विकास में जिस तरह से उनका एक बड़ा योगदान है नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, वह स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होगी। और ऐसी स्थिति में अच्छे और प्रतिभाशाली जो उम्मीदवार हैं वो आईएएस को एक कैरियर के रूप में नहीं चुनेंगे। इसीलिए सरकार का ये जो प्रस्ताव संशोधन के रूप में है इसको एक अदूरदर्शी निर्णय माना जा सकता है और इसके दीर्घकालिक नुकसान हो सकते हैं। सरकार की तरफ से जो संशोधन प्रस्तावित हैं उनके माध्यम से सहकारी संघवाद की जो स्थिति है वो कमजोर होगी। और ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों का एक संवैधानिक स्वतंत्र अस्तित्व है और लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन में संघ के समान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र के साथ साथ राज्य की भूमिका भी अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और राज्यों को केंद्र के बराबर का एक दर्जा दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें केंद्र की तुलना में एक उपग्रह यानी उनकी नीतियों के आसपास चलने वाली संस्था या केंद्र के एजेंट के रूप में एक स्थापित संस्था माना जाना चाहिए। अगर हम राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करेंगे और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देंगे तो इस तरह के संशोधन की जो स्थितियां हैं वो सामने नहीं आएंगी। किसी भी देश की संघीय व्यवस्था में प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद और विवाद जरूर उत्पन्न होते हैं और भारत में भी इस तरह के विवाद होते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना वो एक आधार होना चाहिए और अंतिम रूप में व्यापक राष्ट्र हित किस नीति में होता है उसके आधार पर एक तरह से निर्णय किया जाना चाहिए। और इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो प्रस्तावित संशोधन है उससे लाभ से ज्यादा हानि की स्थितियां दिख रही हैं।
इसलिए इस प्रकार के संशोधन पर पुनः विचार करने की एक आवश्यकता है। आज के हम अपने दूसरे आलेख को देखते हैं, शुड द गवर्नमेंट लूज इन इट्स पर्स स्ट्रिंग्स। यहाँ पर वर्तमान में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, प्रमुख रूप से जो मुद्रास्फीति का बढ़ता हुआ स्तर दिख रहा है, उसमें सरकार के ऊपर दबाव है कि उनके द्वारा इसको हल करने के लिए, इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाएं। और ध्यान रखें, हमारा आम बजट बहुत दूर नहीं है और आगामी 1 फरवरी को उसे प्रस्तुत किया जाना है। तो उस प्रकाश में आलेख में यह चर्चा की गई है कि किस तरह की नीतियां अपनाई जा सकती हैं। यह आलेख पृष्ठ संख्या 7 पर है और सामान्य अध्ययन के तृतीय पेपर में इसे हम आर्थिक विकास से संबंधित कर सकते हैं। वर्तमान स्तर पर अगर हम देखें तो जो हम बात करते हैं खुदरा महंगाई की, और जब भी खुदरा महंगाई की बात होती है, आप ध्यान रखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। और जब हम बात करते हैं थोक महंगाई की, तो यह प्रमुख रूप से होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं, WPI, उसके आधार पर मापा जाता है। भारत में अगर हम दोनों आंकड़ों को देखें तो हमारा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके आधार पर जो खुदरा महंगाई है वो लगभग 6% के स्तर पर पहुंच रही है। और अगर हम थोक महंगाई की बात करें तो यह वर्तमान में दहाई के अंक में है, यानी 2 अंकों में है। इन स्थितियों के कारण माना जा रहा है कि महंगाई की स्थिति बढ़ी है और सरकार पर दबाव है कि सरकार इसको हल करने के लिए कुछ नीतियां अपनाए। पहली एक तरह से नीति ये कहती है कि अगर कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण करना है तो सरकार को अपने खर्च एक तरह से नियंत्रित करने पड़ेंगे। आप ध्यान रखें, जब हम मुद्रास्फीति या महंगाई की बात करते हैं, इसका एक दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है और उसकी तुलना में मान लीजिए वस्तुएं कम रह जाती हैं, अगर मुद्रा ज्यादा है वस्तुएं कम है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? मूल्य वृद्धि होगी। क्योंकि मुद्रा ज्यादा होने का मतलब है बाजार में ज्यादा लोग खरीदने के लिए उपस्थित हैं और वस्तुएं सेवाएं कम हैं, ऐसी स्थिति में मूल्य बढ़ता है। तो अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है, इसका एक कारण यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार ज्यादा व्यय कर रही है, पूंजी का जो प्रवाह है वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा है आवश्यकता से, तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो खर्च किया जा रहा है, जो व्यय किया जा रहा है, उसको घटाया जाए। पहला एक तरह सुझाव ये दिया जाता है। इसका विरोध करने वाले दूसरा एक सुझाव ये देते हैं कि वर्तमान जो मूल्य वृद्धि है वो एक अस्थायी घटना है और सरकार को अपने राजकोषीय घाटे की जो स्थिति है उसको एक तरह से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता अभी नहीं है। यानी अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में घाटे की स्थितियां ज्यादा बढ़ती हैं, तो सरकार अभी उसे ध्यान न दे। सरकार का जो प्रमुख लक्ष्य है वो अर्थव्यवस्था को समर्थन देना है। कारण हम कोविड-19 के बाद रिकवरी या अर्थव्यवस्था के पुनः प्राप्त करने की स्थिति में जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो भी अर्थव्यवस्था में खर्च किया जा रहा है वो बढ़ना चाहिए। कारण अभी भी अर्थव्यवस्था में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूंजी की आवश्यकता है। जैसे अगर हम अवसंरचना की बात करें, यानी परिवहन, बिजली उत्पादन या शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वहां पर सरकार को व्यय बढ़ाना चाहिए। तो दोनों अगर हम देखें तो विरोधाभासी एक तरह से यहाँ पर तथ्य हैं और मूल्य नियंत्रित करने के लिए उपाय इन दोनों को ही माना जा रहा है। जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि आप कह रहे हैं कि अगर मुद्रा आपूर्ति बढ़ी है तो ये भी कहा जा सकता है कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति कम है। तो अगर वस्तुओं की आपूर्ति कम होगी तो ये भी मूल्य को बढ़ाएगा। और भारत में प्रमुख रूप से माना जाता है कि जब भी मूल्य वृद्धि होती है, आपूर्ति पक्ष की समस्याएं प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती हैं और इसके लिए सरकार को अलग तरह की नीतियों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर बाजार में खाद्य वस्तुओं की कमी है, फल या सब्जियों की कमी है, तो जो भी उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं वहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए प्याज या टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी एक तरह से स्टॉक है उसको बाजार में पहुंचाने की प्रक्रिया सरकार को बढ़ानी चाहिए, काला बाजारी को रोकना चाहिए। प्याज जैसी वस्तु की अगर कमी होती है तो उसको हम बाहर से आयात भी कर सकते हैं। इस तरह की जो नीतियां वो सरकार अपनाकर बाजार में जो मूल्य वृद्धि है उसको रोक सकती है। भारत में मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि प्रमुख रूप से आपूर्ति पक्ष का एक काम होता है। इसीलिए सरकार को इसके लिए अलग से नीतिगत जो निर्णय है वो लेने की आवश्यकता है। भारत में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पेट्रोलियम वस्तुएं और विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उनमें करों में एक तरह से वृद्धि हुई है। प्रमुख रूप से अगर हम पेट्रोलियम वस्तुओं की बात करें, ये अलग तथ्य है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर करों में कुछ कमी जरूर की गई है, लेकिन अभी भी ये कर काफी ज्यादा है।
अगर हम केंद्र के स्तर पर उत्पाद शुल्क की बात करें और राज्यों के स्तर पर वैट, पेट्रोलियम वस्तुओं पर जो भी एक तरह से उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है या जो भी एक तरह से राज्य के स्तर पर वैट लगा है, उनमें और कमी होनी चाहिए। और अगर ये कमी होती है तो पेट्रोलियम के मूल्य घटते हैं। और आप ध्यान रखें, जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और अगर ईंधन की लागत घटती है, परिवहन सस्ता होता है, तो वस्तुओं की लागत कम होती है और इसके आधार पर वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो घट सकते हैं। क्योंकि जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, या अगर हम फल फूल सब्जियों की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो अगर परिवहन सस्ता होगा तो इनके मूल्य घट सकते हैं। तो यहाँ पर भी सरकार को प्रमुख रूप से करों की जो कमी है वो एक तरह से करने पर विचार करना पड़ेगा। और अधिक, जितना अधिक यहाँ पर कर कम होंगे, पेट्रोलियम के मूल्य घटेंगे और ये परिवहन को सस्ता करके अर्थव्यवस्था में जो खाद्य वस्तुओं की प्रमुख रूप से मूल्य वृद्धि दिख रही है उसको कम किया जा सकता है। सरकार से प्रमुख रूप से कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के संबंध में जो भी स्थितियां हैं उन पर सरकार उतना ध्यान न दे। सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की जो स्थितियां हैं उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी या पुनः प्राप्ति के अच्छे संकेत हैं। अगर हम देखें तो जीएसटी की जो रिकवरी है वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची है। इसी के साथ साथ अगर हम औद्योगिक उत्पादन की स्थितियां देखें, उनमें भी सुधार हुआ है, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है। हमारे पास रोजगार के जो आंकड़े आए हैं उनमें ये दिखाई पड़ा है कि अप्रैल मई जून 2021 की अगर हम बात करें, उसकी तुलना में जुलाई अगस्त सितंबर जो दूसरी तिमाही है 2021 की, उसमें रोजगार में लगभग 2 लाख की संख्या बढ़ी है। तो रोजगार की वृद्धि का मतलब क्या है कि उत्पादन की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं, तभी रोजगार बढ़ा है। और उत्पादन कब बढ़ता है? जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है। तो सरकार को अपनी राजकोषीय नीतियां, यानी बजट में सरकार जो नीतियां लाएगी वो इस रूप में लाना चाहिए कि लोगों के पास ज्यादा व्यय करने के लिए धन उपलब्ध हो। यानी जो भी कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, करों में एक तरह से कमी बनती है। अगर कर घटाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा आयकर की दरों में कुछ छूट दी जाती है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा और वो अर्थव्यवस्था में व्यय करेंगे। और व्यय होने का मतलब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ना उत्पादन का बढ़ना, उत्पादन के बढ़ने से रोजगार की जो वृद्धि है वो होगी और अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ सरकार को लोगों की जो आय है उसको सुधार करने के मामले में भी ध्यान देना चाहिए। इसमें एक पक्ष हो सकता है कि सीधे तौर पर जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनके माध्यम से लोगों को धन का आवंटन किया जाए। एक दूसरा तरीका हो सकता है, राज्यों में जो राजस्व की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो राज्यों को सीधे जो धन का हस्तांतरण है वो बढ़ाया जाए। ये भी एक तरह से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों को बढ़ाएगा। अगर देश का आर्थिक विकास धीमा होता है तो आर्थिक गतिविधियां कम होने के कारण सरकार को मिलने वाला जो राजस्व है उसमें कमी होगी, और सरकार का राजस्व जब भी घटेगा, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो व्यय है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कोविड-19 की स्थितियों के बाद सरकार अर्थव्यवस्था में जो व्यय है उसको बहुत ज्यादा नहीं घटा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो सरकारी मदद पर निर्भर है। अगर हम देखें तो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा मुफ्त में राशन बड़े पैमाने पर वितरित किया गया है। तो इस तरह की जो सामाजिक सुरक्षा, खास सुरक्षा की योजनाएं हैं वो सरकार बंद नहीं कर सकती है। सरकार अर्थव्यवस्था में जो व्यय कर रही है उसको रोकने की स्थितियां बड़े पैमाने पर अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार के पास राजस्व घट जाता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आर्थिक विकास कम हुआ है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, तो राजस्व सरकार का कम होगा और सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय उतना ही करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है। तो एक ही तरीका है, सरकार के द्वारा बाजार से ऋण प्राप्त किया जाएगा, तो जीडीपी जो देश की है उसकी तुलना में जो ऋण है उसका अनुपात बढ़ेगा। तो ये स्थितियां भविष्य में बनेंगी अगर हम आर्थिक विकास को तेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वर्तमान स्थितियों में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो विकास की स्थितियां हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और सरकार का जो व्यय अर्थव्यवस्था में है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ना कि घटाने की। जब भी सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में व्यय करने की बात आती है, विशेषज्ञ कहते हैं कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, क्योंकि आपका राजस्व अच्छा नहीं है, आप बाजार से उधार ले रहे हैं। तो हम ध्यान रखें कि अगर सरकार उधार लेकर अर्थव्यवस्था में व्यय करती है तो आगे चलकर इस तरह का जो घाटा है उसको सरकार नियंत्रित कर सकती है। तो राजकोषीय जो मुद्दे हैं उनको आगे चलकर सरकार ध्यान रख सकती है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक इंजन है वो सक्रिय नहीं हो पाया, हम पुनः प्राप्ति अर्थव्यवस्था की नहीं कर पाए, कोविड-19 के बाद हमारी रिकवरी कमजोर हुई, तो हम ध्यान रखें हम एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाएंगे जहां पर हम राजकोषीय प्रबंधन कर ही नहीं पाएंगे। कारण हमारे पास राजस्व भी कम है, हमारा आर्थिक विकास भी कमजोर हो गया है, सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा था वो भी रोक दिया गया है।
तो अर्थव्यवस्था में जब आपातकालीन स्थितियां होती हैं तो निजी क्षेत्र उतना ज्यादा व्यय नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सरकार व्यय करती है तो निजी क्षेत्र भी प्रोत्साहित होता है। तो आप ध्यान रखें, सरकार की आवश्यकता है वर्तमान समय में जितना सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ाएगी, निजी क्षेत्र भी प्रोत्साहित होकर इस व्यय को बढ़ाता है और इस आधार पर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो सरकार को अपने राजकोषीय प्रबंधन वर्तमान में घाटे के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकार राजकोषीय प्रबंधन में सक्रिय हुई तो आप ध्यान रखें, चाहे लघु रूप में या मध्यम अवधि की बात करें, ये जो स्थिति है ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आप फिर से समस्या में आ जाएंगे। कारण आपके पास आर्थिक विकास नहीं है, राजस्व आपके पास नहीं है, आप निजी क्षेत्र के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की कमजोरी होने पर कभी निवेश नहीं करता है। इसीलिए सरकार को अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यय की जो स्थितियां हैं उनको बनाए रखना पड़ेगा या आगे चलकर बढ़ाने की स्थिति में जाना होगा। मुद्रास्फीति के संबंध में हमने दो तरह के आंकड़े देखे। खुदरा मुद्रास्फीति की बात करी, वहां पर हम बात कर रहे थे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और आप ध्यान रखें, जब हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं उसमें सेवाएं और वस्तुएं सभी शामिल हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक की, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें केवल आप ध्यान रखें वस्तुएं होती हैं, इसमें सेवाएं एक तरह से शामिल नहीं होती हैं। इसीलिए अगर थोक मूल्य सूचकांक दहाई के अंक में है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी अगर 6% के स्तर तक पहुंच रहा है तो यह बहुत खतरनाक स्थिति नहीं है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि आरबीआई को लक्ष्य कितना दिया गया है, आरबीआई को मुद्रास्फीति 2 से 6% तक बनाए रखने का लक्ष्य है। तो मुद्रास्फीति अभी 6 के स्तर तक लगभग पहुंच रही है अगर हम खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें। सरकार के ऊपर प्रमुख रूप से जो जिम्मेदारी है वह अर्थव्यवस्था में मांग और साथ साथ मध्यम वर्ग और जो अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से गरीब वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है उससे बचाया जाए। इसके लिए प्रमुख रूप से प्रयास क्या हो सकता है? इसके लिए प्रयास ये हो सकता है कि पेट्रोलियम जैसे जो उत्पाद हैं वहां पर करों को कम किया जाए और अगर इस तरह की नीति अपनाई जाती है तो अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ेगी, कारण वस्तुओं के मूल्य घटेंगे और मध्यम वर्ग और गरीब और जो कमजोर लोग हैं उनको प्रमुख रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वर्ग प्रभावित होता है जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है। एक दूसरा तथ्य अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो लोगों पर पड़ने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। जैसे अगर हम उर्वरक की बात करें, वर्तमान में इसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अगर सरकार के द्वारा उर्वरक में जो भी सब्सिडी दी जाती है अगर उसको सरकार बढ़ाती है, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा बढ़ी हुई सब्सिडी के कारण जो उर्वरक की कीमतें हैं वो घटेंगी और इसके आधार पर किसानों के द्वारा जो भी उर्वरक की कीमत दी जा रही है वो कम होगी और इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि किसानों के पास जो उनकी आय पहुंचेगी फसल को बेचने के बाद वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और अगर किसानों के पास अतिरिक्त आय आती है तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यय करेंगे और व्यय करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। तो मांग को बढ़ाने के लिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के पास अतिरिक्त आय बनाए रख सकते हैं। इसके लिए उर्वरक की जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की बात करें, वहां पर कमी करने की स्थितियां बन रही हैं। जैसे हमने चर्चा करी कि आयकर को घटाकर, इसी तरीके से अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें, यानी जो भी एक तरह से सीमा शुल्क है या अगर हम बात करें जीएसटी की, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है तो इससे उद्योग जगत को एक तरह से लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होगा। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें, अगर ऑटोमोबाइल में जो भी इनपुट लागत आती है, जो भी कच्चा माल या अन्य तरह का इनपुट आवश्यक होता है, अगर वो महंगा होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो उत्पादन होगा उसको महंगा कर दिया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की लागत अगर बढ़ेगी तो वो उस लागत का दबाव है वो उपभोक्ता पर डालता है और ऐसी स्थिति में ऑटोमोबाइल की मांग घट जाती है। तो सरकार को अप्रत्यक्ष करों में कुछ कमी करके जो हमारे उद्योग के अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर भी एक तरह से जो लागत बढ़ी हुई है उसको घटाने का प्रयास करना चाहिए। इससे मूल्य घटेंगे और उपभोक्ताओं में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। सरकार अभी अर्थव्यवस्था में घाटे को नियंत्रित करने की स्थितियों पर नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी भी हम अर्थव्यवस्था में रिकवरी की स्थिति में बने हुए हैं। हमने कोविड-19 से पहले की जो स्थितियां हैं उसको पूर्णतः प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए सरकार के व्यय को बढ़ाते हुए हम मुद्रास्फीति के नियंत्रण की जो स्थितियां हैं उस पर भी कुछ काम कर सकते हैं। आज के अपने तीसरे आलेख को हम देखते हैं, द क्वेश्चन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। स्थानीय निकायों में
ओबीसी के आरक्षण को लेकर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। वर्तमान में जो राजनीतिक विवाद है, प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ, जिसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा एक फैसला दिया गया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 243D6 और अनुच्छेद 243T6 की व्याख्या की थी। इन दोनों अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो ये अनुमति देते हैं क्रमशः पंचायत यानी अनुच्छेद 243D6 और नगर निकाय यानी अनुच्छेद 243T6 यानी पंचायत और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए कानून के अधिनियम द्वारा आरक्षण प्रमुख रूप से एक तरह से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि राजनीतिक भागीदारी की जो बाधाएं हैं वो शिक्षा और रोजगार की पहुंच को लेकर जो बाधाएं हैं उसके समान नहीं है। आप ध्यान रखें, जब हम शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिए प्रमुख रूप से बात करते हैं तो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में प्रमुख रूप से चर्चा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्थानीय निकायों की बात करें तो उसके संबंध में विशेष व्यवस्था अलग से की गई है। स्थानीय निकायों में जो भी आरक्षण की स्थिति है उसको शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 शर्तें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब भी स्थानीय निकाय में किसी भी तरह के आरक्षण की बात होती है तो स्थानीय निकाय में जो भी एक तरह से प्रतिनिधित्व है उसके पिछड़ेपन की स्थिति को सिद्ध करना पड़ेगा। पहली शर्त यह कहती है कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा यदि वहां पर जो भी पिछड़ेपन की प्रकृति है और प्रमुख रूप से जो भी जांच है वो करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन हो, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय होना चाहिए कि जो भी संबंधित स्थानीय निकाय हैं उसमें पिछड़े वर्ग को लेकर एक जो प्रतिनिधित्व है वो उतना नहीं है और आवश्यक है। तो यहाँ पर एक समर्पित आयोग की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार का जो समर्पित आयोग बनेगा उसकी सिफारिश के आधार पर प्रमुख रूप से अलग अलग जो स्थानीय निकाय हैं उनमें अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे कि जो भी आवश्यक आरक्षण है वो किस रूप में दिया जाए। और तीसरा और अंतिम प्रमुख जो शर्त है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो कुल आरक्षित सीटें 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आप ध्यान रखें 50% की ये जो शर्त है ये 1992 के इंदिरा साहनी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का था उसके प्रकाश में रखी गई है। वर्तमान अगर निर्णय की बात करें तो महाराष्ट्र ने जून 2021 में ओबीसी के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया था, लेकिन यहाँ पर जो आयोग बनाया गया उस आयोग की जो अनुभवजन्य रिपोर्ट है उसकी प्रतीक्षा किए बिना स्थानीय निकाय का संचालन करने के लिए महाराष्ट्र जिला परिषद अधिनियम, पंचायत समिति अधिनियम और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अध्यादेश के माध्यम से जारी कर दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जो शर्त रखी गई थी कि समिति की रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक तरह से जो आरक्षण है वो स्थानीय निकाय में दिया जाएगा, उसका पालन नहीं किया गया। और इसी आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की जो प्रक्रिया है महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय को लेकर उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने नवीनतम आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने की जो स्थितियां हैं वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए हैं 3 उनके अनुसार होगा। अगर तीनों सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है तो जो भी आरक्षण की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मानी जाएंगी, जैसा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी स्थानीय निकाय को लेकर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज किया है। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं और यह प्रमुख रूप से भारत में अगर हम गुप्तचर संस्था रॉ की बात करें यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के संस्थापक अध्यक्ष हैं रामेश्वर नाथ काओ। उनके प्रमुख रूप से व्यक्तित्व के संबंध में आलेख में चर्चा की गई है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आर.एन. काओ के द्वारा भारत में रॉ की जो स्थापना की गई और गुप्तचर संस्था के रूप में रॉ का जो काम है उसको लेकर किस तरह के मानक स्थापित हुए जो आज भी रॉ की स्थितियों को निर्धारित करते हैं और रॉ के कार्य करने की जो पूरी प्रणाली है उसमें एक तरह से सर्वोच्चता बनाए रखते हैं। इसी 20 जनवरी 2022 को रॉ के जो संस्थापक थे रामेश्वर नाथ काओ उनके निधन की 20वीं वर्षगांठ थी और उसी उपलक्ष्य में उनका भारत के गुप्तचर संस्थाओं के कार्य करने की जो स्थितियां हैं उसमें जो योगदान है वो प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। हम ध्यान रखें कि रॉ की स्थापना के साथ
काव के द्वारा एक तरह से मानक ये बनाया गया कि जो भी गुप्तचर संस्था भारत में घरेलू रूप में गुप्तचर संस्था के रूप में काम करेगा उसका कार्य, और जो बाह्य यानी विदेशी गुप्तचर सूचनाओं को इकट्ठा करेगा उसका कार्य, दोनों अलग अलग होना चाहिए। भारत में आप ध्यान रखें, बाहरी जो भी हमारी गुप्तचर सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करने की प्रमुख जिम्मेदारी रॉ के ऊपर है, जबकि अगर हम आंतरिक गुप्तचरी की बात करें यानी इंटरनल इंटेलिजेंस जो होता है वह प्रमुख रूप से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो स्पष्ट रूप में बना रहे, एक दूसरे के बीच में सहयोग अवश्य हो लेकिन एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। काव के द्वारा जब रॉ की स्थापना की गई तो इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया और आज भी भारत में गुप्तचर संस्थाओं के काम करने की जो स्थितियां हैं वो इसी प्रमुख आधार पर काम करती हैं। इसी के साथ साथ प्रमुख रूप से ये भी एक ध्यान रखा गया कि रॉ के द्वारा जो भारत में घरेलू राजनीति है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे उसे अलग रखा जाए, यानी राजनीतिक नेतृत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी क्या विचारधारा है, यह रॉ की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव ना डाले। और यह प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल के बाद जो सरकारें बदली वहां पर भी रॉ की कार्यप्रणाली में कोई बड़े परिवर्तन नहीं देखे गए। देश के स्तर पर रॉ की जो जिम्मेदारी है वो इसे किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के साथ किसी भी तरह की साझेदारी से अलग करती है और यह सिद्धांत प्रमुख रूप से पालन किया गया। अंतिम रूप में गुप्तचर संस्था में जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उनको प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना होता है कि उनका जो भी कार्य है, चाहे उस कार्य के बदले उन्होंने देश के लिए काफी बड़ा योगदान दिया हो, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान दिया हो, लेकिन कभी भी आत्म प्रक्षेपण यानी सेल्फ प्रोजेक्शन की स्थिति में वो ना आए, यानी उनके द्वारा अपनी जो स्थिति है उसको सर्वोच्च रूप में बनाने का प्रयास ना किया जाए। और इस रूप में भारत में जो भी गुप्तचर संस्थाएं हैं, चाहे हम रॉ की बात करें या आईबी की बात करें, हमेशा इस सिद्धांत को उन्होंने बहुत सर्वोच्च रूप में आगे बनाकर रखा है। रामेश्वर नाथ काव का प्रमुख रूप से योगदान रॉ की स्थापना के साथ साथ भारत में गुप्तचर संस्थाओं के कार्य करने के लिए जो आदर्श स्थितियां हो सकती हैं उनको स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। और इसमें केवल रॉ ही नहीं, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी प्रमुख रूप से शामिल है या अन्य प्रकार की संस्थाएं जो सेना के स्तर पर भी इंटेलिजेंस का काम करती हैं। गुप्तचर संस्थाओं के मानक किस रूप में होंगे, इसको लेकर काव का भारत में सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, कोर्ट एंड कंपनसेशन। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले वर्ष कोविड-19 से जो भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 50,000 रुपए की एक सहायता राशि देने के संबंध में जो निर्णय था उसका पालन कितने स्तर तक हो रहा है, क्या उसमें समस्याएं हैं, उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। आप ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रमुख रूप से केंद्र सरकार ने कोविड-19 से जो मृत्यु हुई थी उनको सांकेतिक मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए देने पर एक सहमति जताई थी। इस तरह के मुआवजे की जो स्थितियां हैं वो कोविड-19 से संबंधित जो मृत्यु है उनके संबंध में है और इसके आधार पर कुछ तरह के विवाद भी आगे जन्म लिए। जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और मान लीजिए संक्रमण के बजाय जो उसको सरुग्णता है यानी कोई बीमारी पहले से ही है, यानी अगर कोविड-19 से कोई ग्रसित व्यक्ति है और पहले से ही उसको हृदय की बीमारी है और उस कारण से उसकी मृत्यु होती है तो मुआवजा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ अस्पताल में भर्ती के दौरान या उस व्यक्ति की कोविड-19 की अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और उसके बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो क्या उस व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। इस तरह की जो स्थितियां हैं वो सामने आई। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्टीकरण दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया किसी भी व्यक्ति की सकारात्मक परीक्षण करने या संक्रमण से पीड़ित होने के लिए चिकित्सीय रूप से निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर अगर मृत्यु होती है तो वह भुगतान के लिए पात्र होता है। वह मृत्यु चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन अगर कोविड-19 पॉजिटिव होने के और चिकित्सीय रूप में उसे सहायता देने का जो दिन है उस दिन से अगर 30 दिन की हम बात करें उसके अंदर अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको भुगतान अवश्य किया जाए। इसी के साथ साथ कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि जिला स्तर पर शिकायत निवारण जो समितियां हैं वो एक तरह से तैयार की जाएं, जहां पर एक अपील तंत्र बनाया जाए, यानी जो भी व्यक्ति इस तरह के मुआवजे की बात करता है वो यहां पर इन समितियों के पास अपील कर सकता है अगर उसको मुआवजा नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर किसी व्यक्ति के मुआवजे की जो अपील है उसको अस्वीकृत किया गया है तो उसका कारण क्या है इसका खुलासा करना अनिवार्य है, जिससे यह पता हो पाए कि कारण क्या है और अगर ऐसा कारण है जिसमें सुधार हो सकता है, मान लीजिए उसके द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वो गलत है तो वो उसमें सुधार कर सकता है और इस प्रकार की जो शिकायतें हैं
उनका निवारण हो सकता है और वह व्यक्ति अगर मुआवजे के योग्य है तो वह उसे मिल सके। इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति के आवेदन में कोई अगर समस्या है और उसका दावा खारिज किया गया है तो परिवार को अपनी कमी सुधारने का एक अवसर मिलना चाहिए और जिससे वो मुआवजे का हकदार है तो वो मुआवजा उसको अवश्य मिले। किसी प्रकार की कागजी जो त्रुटि है वो उसको मुआवजे से दूर ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्य और जिले में जो कानूनी सेवा प्राधिकरण है उनको एक तरह से अधिकृत किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि आधिकारिक रिकॉर्ड में महामारी के कारण मृत रूप में जो भी दर्ज व्यक्ति हैं उनके परिवारों को यह मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, और अगर अभी तक भुगतान नहीं मिला है तो कानूनी सेवा जो प्राधिकरण है वो भुगतान की सुविधा के लिए कार्य करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति मुआवजे के योग्य हैं वो मुआवजा प्राप्त करें। हमारी आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार आईएएस कैडर नियमों में एक तरफा बदलाव का प्रस्ताव देकर राज्य सरकारों को और अलग थलग कर रही है। टिप्पणी करें। 150 शब्दों में 10 अंकों का प्रश्न है। भूमिका, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना के संबंध में आप सूचना दें। किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच में अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग तरीके से प्रतिनियुक्ति प्राप्त करते हैं। मुख्य भाग में आपको बताना है भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना में प्रमुख समस्याएं क्या हैं, भारत सरकार की तरफ से जो संशोधन प्रस्तावित है वो आप बताइए, और जो भी ये प्रस्तावित संशोधन है उससे हानि या लाभ की स्थितियां क्या बन रही हैं उसकी भी आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। निष्कर्ष में अंत में आप बताएंगे केंद्र और राज्यों का जो सामंजस्य है वह अखिल भारतीय सेवाओं का जो महत्व है वो बनाए रख सकता है। अगर यह सामंजस्य टूटेगा तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो महत्व है वह नीतियों को सही रूप में जमीनी स्तर पर लागू करने की जो प्रक्रिया है उसमें सही रूप में लाभ नहीं दे पाएगा। मुख्य परीक्षा के संबंध में अपने दूसरे अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। भारत में वर्तमान मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारणों को समझाते हुए इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के समक्ष उपायों की चर्चा करें। 150 शब्द और 10 अंक का यह प्रश्न है। उत्तर संरचना को हम देखते हैं। भूमिका, मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति और सरकार पर जो दबाव की स्थिति है वो आप बताएं। मुख्य भाग में आपको बताना है मुद्रास्फीति के कारण दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और अंत में आप मुख्य भाग में बताएंगे अर्थव्यवस्था की रिकवरी या पुनः प्राप्ति इसको बिना हानि पहुंचाए मूल्य नियंत्रण किस रूप में किया जा सकता है वह प्रमुख रूप से आपको चर्चा करनी है। निष्कर्ष में आप बताएंगे राजकोषीय नियंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को पुनः प्राप्ति के लिए मजबूती देना है। यह हमारा 21 जनवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।